लावण्य और अदा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार तो पहले ही कर लिया था। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। लावण्य जितना अदा के करीब होता जा रहा था, वो उतना ही अपने दोस्तों से और अपनी पढ़ाई से दूर होता चला जा रहा था। लावण्य अदा पर बहुत सारे पैसे खर्च करने लगा था। एक से एक महंगा गिफ्ट ला कर देता था वो उसे। लावण्य की इस हरकत ने आर्यन को बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने लावण्य से कहा, यार तुझे क्या हो गया है? आजकल तेरे पास हमारे लिए जरा भी टाइम नहीं है। तू हर समय उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। न तू पढ़ाई करता है और न हमसे बातें करता है। अब तो तेरे लिए वही सब कुछ है और तू इतना खर्चा क्यों करता है उस पर? देख लावण्य, मुझे तो वो लड़की सही नहीं लगती। अभी भी समय है, संभल जा। तू उससे दूरी बना ले। मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे कुछ प्यार प्यार भी करती है या नहीं। उसे तुझसे ज़्यादा तेरे पैसों में इंटरेस्ट है। आर्यन ने ये बातें बहुत डरते डरते लावण्य से कही थी। फिर भी उसकी बातों से लावण्य को गुस्सा आ गया। वो अदा के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहुत प्यार करता था वो अदा से। उसने आर्यन से कहा, देख यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा। वरना अगर तेरी जगह आज कोई और होता ना, तो बता देता उसे अच्छी तरह से। आर्यन ने पूछा, अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले, क्या बता देता? लावण्य ने उसे घूरते हुए कहा, यही कि मैं अपनी अदा पर अपने पैसे खर्च करता हूँ, किसी और के बाप के नहीं, और मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं। आर्यन समझ गया कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इससे कुछ भी कहने का मतलब है अपनी बेइज्जती कराना। आर्यन चुपचाप वहाँ से चला गया। ऐसा नहीं था कि लावण्य का व्यवहार दोस्तों के लिए ही बदला था। उसके इस बदलाव को योगिता ने भी महसूस किया था। इसलिए उसने मिस्टर चंदेल से इसके बारे में एक दो बार बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब योगिता ने थोड़ा जोर देकर कहा, तो उन्होंने उसे यह कहकर समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। पहले वो कहीं आता जाता नहीं था और अब वो अपने दोस्तों के साथ जाने लगा है, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। इधर लावण्य योगिता से हर दिन किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता रहता था। योगिता जब भी उससे पूछती कि लावण्य, तुझे नहीं लगता कि तू बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगा है, तो लावण्य का जवाब होता, मम्मी ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, वो तो मेरे दोस्तों का बर्थडे है ना, तो उनके लिए गिफ्ट तो ले जाना ही पड़ेगा। योगिता ने पूछा, कितने दोस्त हैं तेरे जो हर महीने में दो दो बार बर्थडे आता है? योगिता जब भी उससे ज्यादा सवाल करती तो लावण्य एक ही बात बोलता, ठीक है मम्मी, अगर आपको परेशानी है तो मैं अपने सारे दोस्तों से कह दूंगा कि आगे से मुझे न बुलाएं वो अपनी किसी भी पार्टी में। जैसे मैं पहले रहता था वैसे ही रहने लगूंगा। बस यही आकर योगिता को चुप हो जाना पड़ता था और लावण्य उसकी इसी बात का फायदा उठा रहा था। कई बार उसके पढ़ाई को लेकर भी योगिता ने उसे टोका था। उसने लावण्य से कहा, लावण्य पहले तो हर समय पढ़ता रहता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ तू हर समय फोन पर लगा रहता है। ऐसा कौन है जिससे तू इतनी देर तक बातें करता है? लावण्य कहता, मम्मी फोन पर मैं पढ़ाई की बातें करता हूँ और अब आपको क्या बताऊँ कि मैं किससे बातें करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अब की बार जब मेरे दोस्त का फोन आएगा ना, तो मैं पहले आपकी बात करा दूंगा उससे, ठीक है? आप खुद ही पूछ लेना उससे कि हम किस बारे में बातें करते हैं फोन पर। योगिता ने कहा, ठीक है, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? सीधे सीधे ही बोल देता कि पढ़ाई को लेकर बातें करता हूँ अपने दोस्तों से। लावण्य ने कहा, मम्मी इतना तो आपको भी समझना चाहिए ना। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे लगा इसलिए मैंने तुझसे पूछ लिया, अब नहीं पूछूंगी। लेकिन तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, जैसे पहले देता था वैसे ही, ठीक है? इतना बोलकर वो चली गई। ये लावण्य अब वो वाला लावण्य नहीं था। ये झूठ बोलना अच्छी तरह से सीख गया था। वो योगिता को दिखाने के लिए पढ़ने का नाटक करता था। अपनी बुक की आड़ में वो फोन पर अदा से चैटिंग करता था। लावण्य का पढ़ाई के प्रति लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि वो इस साल के एग्जाम में फेल हो गया। उसके फेल होने पर योगिता और मिस्टर चंदेल को बहुत दुख हुआ। दुख के साथ ही मिस्टर चंदेल को गुस्सा भी बहुत आया। आज वो लावण्य की अच्छे से क्लास लेने वाले थे, लेकिन योगिता ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, हमारा बेटा शुरू से तो ऐसा नहीं था, हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। मिस्टर चंदेल ने कहा, कुछ गड़बड़ नहीं है, हमारी दी हुई छूट का नतीजा है ये, उसका इसने नाजायज फायदा उठाया है। योगिता ने कहा, मेरी बात मानकर किसी और से ना सही, इसके दोस्त आर्यन से मिलकर बात करके देखिए,
शायद कुछ पता चल जाए। मिस्टर चंदेल ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं आर्यन से जाकर क्या पूछूंगा कि हमारा बेटा फेल क्यों हो गया, और फिर वो कहेगा कि अंकल लावन की कोई गलती नहीं, उसे जानबूझकर फेल किया गया है। योगिता ने कहा, देखिए मैं समझ सकती हूँ इस समय आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप मेरी भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज एक बार मेरे कहने से आर्यन से मिलकर तो देखिए। योगिता की जिद पर मिस्टर चंदेल आर्यन से मिलने चली गई। जब उन्होंने आर्यन से लावन के बारे में बात की तो आर्यन ने कहा, अंकल प्लीज आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि उसका अंजाम इतना बुरा होगा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं। आखिर हुआ क्या है, तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? मिस्टर चंदेल ने आर्यन की बात बीच में काटते हुए कहा। आर्यन ने उन्हें शुरू से सारी बातें बता दी कि किस तरह से उसने लावण्य को जबरदस्ती अदा से दोस्ती करने के लिए मजबूर किया था, और उसके बाद लावण्य का जो व्यवहार अदा के लिए हो गया था वो सब कुछ बता दिया। आर्यन ने कहा, अंकल कॉलेज में सभी लड़कों की गर्लफ्रेंड है, लेकिन लावण्य की तरह कोई नहीं करता। इतने महंगे महंगे गिफ्ट। अंकल मैंने कई बार लावण्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही सुना दिया। मिस्टर चंदेल ने आर्यन से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, दोगे जवाब? आर्यन ने कहा, जी पूछिए अंकल। मिस्टर चंदेल ने पूछा, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने लावण्य को मजबूर किया था उस लड़के से दोस्ती करने के लिए, तो क्या तुम उसी तरह उस लड़की को लावण्य से दूर नहीं कर सकते थे? और अगर ऐसा करने में तुम नाकाम रहे तो कम से कम एक बार हमें तो बता ही सकते थे। मिस्टर चंदेल के सवालों का कोई जवाब नहीं था आर्यन के पास। मिस्टर चंदेल ने आर्यन से कहा, खैर जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरा एक काम करो, उस लड़की का पूरा बायोडाटा लाकर मुझे दो। लेकिन ध्यान रहे इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, समझे? बस ये समझ लो कि जिस हाथ से मुझे तुम वो लाकर दोगे उसका पता तुम्हारे दूसरे हाथ को भी नहीं होना चाहिए। आर्यन ने कहा, जी अंकल, मैं जल्दी से जल्दी आग पर काम करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर चंदेल ने कहा, ठीक है अब मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये मुलाकात भी तुम गुप्त रखोगे। आर्यन ने कहा, जी अंकल आप फिक्र न करें। इधर घर पर लावण्य को टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी तक मिस्टर चंदेल ने उससे कुछ भी नहीं कहा था। अपने पापा के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। हर पल उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, ना जाने अगले पल में क्या होगा। योगिता भी चुप थी, उसने भी अभी तक लावण्य से कोई सवाल नहीं किया था। लावण्य को लग रहा था ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति है। शाम को मिस्टर चंदेल ने लावण्य को अपने रूम में बुलाया। उन्होंने लावण्य से सीधे सीधे एक सवाल पूछा, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? लावण्य को अपने पापा से उम्मीद नहीं थी कि वो उसे दो चार बातें सुनाने के बजाय उससे ये सवाल करेंगे। मिस्टर चंदेल के सवालों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। मिस्टर चंदेल ने दोबारा ऊंची आवाज करके उससे पूछा, तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब चाहिए मुझे। लावण्य ने बहुत हिम्मत करके पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर चंदेल ने कहा, अब आगे क्या करना चाहते हो? लावण्य मिस्टर चंदेल के गुस्से से बहुत डरता था, मगर फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, पापा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। मिस्टर चंदेल ने लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, दोबारा फेल होने के लिए पढ़ना चाहते हो? एक बार से मन नहीं भरा तुम्हारा? लावण्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे हुए गले से कहा, आई एम सॉरी पापा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मिस्टर चंदेल ने कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं वो तुम्हें माननी होंगी। लावण्य ने सवाल भरी नजरों से मिस्टर चंदेल की तरफ देखा। मिस्टर चंदेल ने कहा, मेरी पहली शर्त, तुम अपने किसी भी दोस्त से फोन पर बात नहीं करोगे और न ही तुम पर्सनली उससे मिलने जाओगे। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरी काम हो तो तुम मेरे या योगिता के फोन से बात कर सकते हो। और मेरी दूसरी शर्त, तुम मुझे लिख कर दो कि अगर इस बार भी तुम फेल हुए तो जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। और मेरी सबसे अहम और आखिरी शर्त यह है कि अब से तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे खाने पीने को छोड़कर बाकी खर्चे तुम खुद उठाओगे। अभी तक तो लावण्य मन मारकर अपने पापा की सारी शर्तें मान रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उनकी तीसरी शर्त सुनी उसके होश उड़ गए। लावण्य ने कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने सारे खर्चे खुद कैसे उठाऊंगा? मैं तो अभी कुछ भी नहीं करता। मिस्टर चंदेल ने कहा, नहीं करते तो करो, लेकिन क्या करूं आप ही बताइए पापा। मेरी ग्रेजुएशन अभी पूरी नहीं हुई और मुझे आपके बिजनेस की भी समझ नहीं है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? मिस्टर चंदेल ने कहा, हाँ है ना, तुम छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दो।
इससे तुम्हारी पर्सनली इनकम आराम से हो जाएगी, जिससे तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। लावण्य ने मिस्टर चंदेल की शर्तों को मानते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। वो इस बात को लेकर परेशान था कि अब अदा से फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी, मगर उसे इस बात की भी संतुष्टि थी कि कम से कम वो उसे कॉलेज में तो मिल ही सकता है, वहाँ तो उससे बात हो ही जाएगी। उधर मिस्टर चंदेल ने अपना दांव खेल दिया था। उन्होंने आर्यन से अदा के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। अदा एक बहुत गरीब परिवार से थी। अदा के पिता किसी कंपनी में मामूली कर्मचारी थे। उन लोगों ने अदा को बहुत लाड प्यार से पाला था। अदा की माँ कपड़े सिलती थी। अदा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए वो दोनों रात दिन मेहनत करके उसे पढ़ा रहे थे। आर्यन ने ये भी बताया कि अदा के सपने बहुत ऊंचे हैं। छानबीन करने पर मिस्टर चंदेल को पता चला कि अदा के पापा जिस कंपनी में नौकरी करते थे वो कंपनी उनके किसी खास मिलने वाले की है। बस फिर क्या था, अब तो मिस्टर चंदेल का काम और भी आसान हो गया। उन्होंने बिना देर किए उस कंपनी के मालिक मिस्टर सेन से मुलाकात करके सब कुछ सेट कर दिया। उधर लावण्य अब बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था, इसीलिए वो अदा से बहुत कम बात कर पाता था। कुछ उसे खुद भी शर्म महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब अदा उसकी सीनियर जो हो गई थी। इस बात का एहसास भी अदा ने ही उसे करवाया था। एक बार बातों बातों में अदा ने उसे बोल दिया कि लावण्य, तुम्हें अपने सीनियर से अदब से पेश आना चाहिए। हालांकि ये बात लावण्य से उसने मजाक में कही थी, लेकिन लावण्य को उसकी बात अंदर तक चुभ गई थी। कुछ दिन बाद अदा का बर्थडे था। अभी तक तो लावण्य ने उसे एक से एक बढ़कर गिफ्ट दिया था, बिना किसी ओकेजन के। लेकिन आज लावण्य के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अदा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर उसे दे सके। उसने बहुत हिम्मत करके योगिता से कहा, माँ, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। योगिता ने पूछा, क्या हेल्प चाहिए मेरे बेटे को? उसने कहा, माँ, मेरे दोस्त का बर्थडे है और अभी मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं उसके गिफ्ट के लिए, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? आई प्रॉमिस माँ, मैं नेक्स्ट मंथ आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। योगिता ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारा वो जो दोस्त है जिसका बर्थडे है, तुम उसे कितना प्यार करते हो? लावण्य ने कहा, माँ, मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ उसे। योगिता ने कहा, अच्छा, वो तुम्हें कितना प्यार करता है? लावण्य ने कहा, जितना मैं उसे करता हूँ। योगिता ने कहा, वाओ, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात, मान लो तुम अपने उस दोस्त को अपने बर्थडे पर बुलाते हो और तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उससे अपना रिश्ता खत्म कर दोगे? क्या उस वजह से तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा अपने दोस्त के लिए? लावण्य ने कहा, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, सच्चा प्यार ये नहीं देखता कि जिससे वो प्यार करता है उसने उसे बाजार से खरीद कर क्या दिया। मेरे लिए तो उसका आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। लावण्य का यही जवाब तो चाहिए था योगिता को। उसने लावण्य से कहा, तो फिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारा वो दोस्त तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करता है? मेरी बात मानो तो इस बार अपने दोस्त की दोस्ती या प्यार जो कुछ भी है उसे आजमा कर देखो। तुम्हारे पास जो है वही उसे तुम गिफ्ट करो। योगिता की बात तो सही थी, लेकिन लावण्य में हिम्मत नहीं थी अपने प्यार को आजमाने की। उसने योगिता से कहा, माँ, ये काम तो मैं कभी भी कर लूँगा। इस समय तो मेरी इमेज का भी सवाल है ना। सोचिए ना माँ, मेरे सारे दोस्त महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आएंगे और मैं सस्ता सा गिफ्ट लेकर जाऊँगा तो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। योगिता ने उसे समझाया, तुम्हें किसी और से क्या करना है, जो मैंने बोला है उसे एक बार करके तो देखो। योगिता और लावण्य बात कर ही रहे थे, तभी मिस्टर चंदेल वहाँ आ गए। उन्होंने योगिता की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है। अगर तुमने 1 रुपया भी इसे दिया तो उसकी सजा पाने के लिए तुम तैयार रहना। मिस्टर चंदेल के गुस्से को देखकर लावण्य वहाँ से चुपचाप आ गया। दूसरे दिन कॉलेज में अदा के सारे फ्रेंड्स उसे विश कर रहे थे और लावण्य थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देख रहा था। लावण्य के हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक लगा था। वो अदा के फ्री होने का इंतजार कर रहा था। अदा ने भी उसे देख लिया था। अदा की नजर उससे ज्यादा उसके हाथ में लगे पैक पर थी। वो जल्दी ही सबसे फ्री होकर लावण्य के पास आ गई। लावण्य ने वो गिफ्ट देकर उसे बर्थडे विश किया। अदा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गई। उसने लावण्य से कहा, थैंक यू लावण्य, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही बहुत है। तुम हमेशा मुझे कितने महंगे महंगे गिफ्ट देते हो और मैंने
तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। बात करते करते अदा ने लावण्य का दिया हुआ गिफ्ट खोल लिया। गिफ्ट को देखते ही अदा के चेहरे का रंग गायब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी लावण्य उसके बर्थडे पर इतना सस्ता सा गिफ्ट देगा। उसने सोचा था कि जिसने अभी तक बिना किसी वजह इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए हैं, आज तो कुछ स्पेशल ही देगा। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया था। अदा का उतरा हुआ चेहरा देखकर लावण्य ने पूछा, क्या हुआ अदा, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? अदा ने एक फेक हंसी हंसते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हारा गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, इसकी क्या जरूरत थी, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे वापस ले जाओ। अदा ने गिफ्ट लावण्य के हाथ पर रखते हुए कहा। लावण्य ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि अदा उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अदा के ऐसे व्यवहार से उसे बहुत दुख पहुंचा था, मगर उसने अदा से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो अदा की खुशामद करने लगा था। देखो अदा, तुम नाराज मत हो, तुम्हें तो पता है ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की, इसीलिए मैंने और ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया है। लावण्य अदा को अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन अदा उसकी बातों का अनसुना करके वहां से चली गई। लावण्य उसे आवाज देता रह गया, अदा, अदा रुको, रुको अदा, कहाँ जा रही हो? अदा, अदा रुको। लावण्य की आवाज सुनकर अदा ने एक नजर गुस्से से लावण्य को देखा और फिर चली गई। इधर जब अदा कॉलेज से घर पहुंची तो उसके घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। अदा को देखते ही सब खुश हो गए। अदा के पापा ने उसे सबसे मिलवाया। उसके पापा ने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ, इनसे मिलो। ये है पाराशर सर, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये वहाँ पर मैनेजर हैं, और ये है इनकी वाइफ, और ये इनका बेटा वेदांत। और फिर उन्होंने अदा के सर पर हाथ रखते हुए सभी से कहा, और ये है हमारी लाडली बिटिया अदा। अदा ने शिष्टाचार दिखाते हुए हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन किया। सभी लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। बड़ों की बातों में अदा और वेदांत बोर हो रहे थे। तभी पाराशर जी ने कहा, अरे भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर थोड़ा घूम फिर आओ। हमने सुना है आज अदा का बर्थडे है। जाओ तुम दोनों एंजॉय करो। यहाँ हम बड़ों की बातों में बैठकर क्या करोगे? आज अदा का मूड तो कॉलेज से ऑफ ही था, इसलिए उसे भी यहाँ सबके साथ घुटन सी महसूस हो रही थी। पाराशर जी की बातों से वो खुश हो गई। वेदांत उसे मार्केट ले गया। रास्ते में उसने अदा से बहुत सारी बातें की। बातों बातों में उसने अदा से उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जान लिया। वेदांत ने अदा को यह भी बता दिया कि जिस कंपनी में उसके पापा मैनेजर हैं, उस कंपनी के ऑनर मेरी बहुत तारीफ करते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का एचओडी मुझे चुना है। मैं तो किसी और कंपनी में ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पापा मेरे अंडर काम करें, लेकिन अंकल और पापा दोनों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। बात करते करते वेदांत ने गाड़ी ज्वेलरी शॉप के आगे रोक दी। अदा ने पूछा, आपको यहाँ से कुछ लेना है क्या? वेदांत ने कहा, हाँ लेना तो है, मगर सोच रहा हूँ क्या लूँ। जिसके लिए ले रहा हूँ उसे पसंद आएगा भी या नहीं। अदा ने कहा, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? सच? क्या सच में आप मेरी हेल्प करेंगी? वेदांत ने खुश होकर पूछा तो अदा ने कहा, हाँ हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि आप ज्वेलरी किसके लिए ले रहे हैं। वेदांत ने कहा, अपनी जीएफ के लिए। अदा ने कहा, ओह, तो आप ऐसा कीजिए, अपनी जीएफ को एक सुंदर सा ब्रेसलेट गिफ्ट कर दीजिए। अदा ने एक बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट पसंद करके वेदांत को दे दिया। वेदांत ने उसे पैक करा लिया। रास्ते में दोनों ने थोड़ा बहुत खाया पिया। फिर अदा ने कहा, हमें घर से निकले बहुत देर हो चुकी है, आई थिंक अब हमें घर लौट जाना चाहिए। वेदांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए उससे पूछा, अदा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपनी जीएफ से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मगर मुझे नहीं पता कि वो भी मुझे प्यार करती है या नहीं। अदा ने मुस्कुराते हुए कहा, वेदांत जी, आप इतने अच्छे हैं, आपसे तो किसी को भी प्यार हो जाए। वेदांत ने अदा के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया? वेदांत के इस सवाल पर अदा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। फिर थोड़ा अटकते हुए बोली, आप मुझे अपनी जीएफ से मिलवाने वाले थे, कहाँ है वो? वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ गाड़ी में, चलो मिलवाता हूँ। और फिर दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। अदा ने हैरान होकर गाड़ी को चारों तरफ से देखा। फिर उसने वेदांत से पूछा, वेदांत जी, कहाँ है आपकी वो दोस्त
तभी वेदांत ने अपने फोन का कैमरा सेल्फी मोड पर लगाकर अदा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लो मिल लो, और हाँ, मेरी तरफ से थोड़ी सी सिफारिश भी कर देना। अदा ने फोन हाथ में लेकर देखा तो उसमें खुद को देखकर हैरान रह गई। शर्म से उसके गोरे गाल टमाटर जैसे लाल हो गए। तभी वेदांत ने वो ब्रासलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर हो तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे के लिए। अदा का बचपन बहुत अभावों में बीता था। उसके माँ पापा इतना नहीं कमा पाते थे कि उसकी पढ़ाई और उसके शौक दोनों पूरे कर सकें। आज अदा को वेदांत के रूप में अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा था। उसके दिल में लावण्य का ख्याल एक पल के लिए भी नहीं आया। उसने तुरंत वेदांत के हाथ से वो ब्रासलेट ले लिया। थोड़ी देर में वो दोनों घर वापस आ गए। घर पर सभी लोग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। पाराशर जी ने कहा, भाई हमें तो आप लोग ये हीरा दे ही दो। क्यों वेदांत, कैसा लगा तुम्हें ये हीरा? वेदांत ने कंफ्यूज होकर पूछा, पापा आप किस हीरे की बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये जो तुम्हारे बराबर खड़ा है, देखो, ये अपनी अदा, इसी की बात कर रहे हैं हम। पाराशर जी की बात सुनकर वेदांत और अदा दोनों शर्मा गए। तभी वेदांत ने एक शरारत की। उसने अपने चेहरे को मासूम बनाते हुए कहा, पापा आप शायद मेरी और अदा की शादी की बात कर रहे हैं, मगर शायद अदा को यह रिश्ता मंजूर नहीं। वेदांत की बात सुनकर अदा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वेदांत ने उस पर कोई संगीन आरोप लगा दिया हो। उसकी हालत देखकर सभी लोग हंसने लगे। वेदांत को भी हंसी आ गई। उसने सबसे नजर बचा के अदा को आंख मार दी। अदा वेदांत को प्यार भरे गुस्से से घूरने लगी। पाराशर जी ने कहा, हम अपने पंडित जी से पूछकर आपको सगाई की डेट बता देंगे। वेदांत से मिलकर अदा बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर उसके माँ पापा भी बहुत खुश हो रहे थे। दूसरे दिन सुबह अदा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। उसने फोन अपने पापा को देते हुए कहा, बाय पापा, शाम को मिलते हैं। मगर उसके पापा ने उसे ये बोलकर रोक लिया, 2 मिनट रुक, सर का फोन है, तू भी सुन जा, शायद सगाई के बारे में बात करेंगे। इतना कहते हुए उन्होंने फोन उठा लिया। फोन पर पाराशर जी थे। उन्होंने कहा, पंडित जी ने सगाई की और शादी की एक ही डेट फाइनल की है, अगले महीने की 13 तारीख। पंडित जी ने कहा है कि उस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है, इसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अदा के पापा ने कहा, लेकिन सर इतनी जल्दी इंतजाम कैसे हो पाएगा? पाराशर जी ने कहा, तुम टेंशन मत लो, शादी का सारा इंतजाम हम कर लेंगे, तुम बस अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साथ अदा को लेकर आ जाना। इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर अदा ने कहा, पापा पहले मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुझे पढ़ना है, लेकिन जरा हमारे बारे में भी तो सोच। हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए इतना पैसे वाला परिवार ढूंढने की। जब इतना अच्छा रिश्ता सामने से खुद चलकर आया है तो तुझे क्या परेशानी है? अदा ने कहा, पापा मैंने कब कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी? मैं तो बस आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ। कुछ ही महीनों में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। जब उसके पापा ने पंडित जी की कही हुई बात उसे बताई तो उसे चुप हो जाना पड़ा। उस दिन अदा लेट हो गई, इसलिए वो कॉलेज नहीं जा सकी। उधर लावण्य बहुत बेचैनी से पूरा टाइम अदा का इंतजार करता रहा। अदा के न आने से बहुत मायूस हो गया था वो। दूसरे दिन वो कॉलेज आया तो अदा को कॉलेज में देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसके पास जाकर उसे पूछना चाहता था कि अदा तुम कल कहाँ थी, कॉलेज क्यों नहीं आई? लेकिन वो जैसे ही अदा के पास पहुंचा, अदा उसे इग्नोर करके वहां से चली गई। अदा के व्यवहार से उसे थोड़ा सा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को जाने दिया और वो अदा के पीछे पीछे उसके क्लासरूम तक चला गया। वो अदा से पूछना चाहता था कि तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके यहाँ आ गई? क्या तुम्हारे लिए महंगे महंगे गिफ्ट ही मायने रखते हैं? मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़रों में? यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही क्लासरूम में आया, उसने देखा अदा अपनी फ्रेंड्स को अपना ब्रासलेट दिखाकर उससे कुछ बातें कर रही थी। अदा बहुत खुश नजर आ रही थी। लावण्य अदा से थोड़ा सा दूर खड़ा था, इसलिए वो अदा की बात ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन उसके हाव भाव से उसे कुछ गड़बड़ लगी। अभी लावण्य एक तरफ खड़ा होकर अदा और उसके दोस्त की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि क्लासरूम में सर आ रहे हैं, इसलिए वो वहां से चला आया। लावण्य बेचैन था ये जानने के लिए कि अदा को इतना महंगा ब्रासलेट किसने दिया होगा। ये बात तो पक्की थी कि अदा के पापा ने तो नहीं दिया होगा।
क्योंकि अदा के पापा की फाइनेंशियली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, और अगर उसके पापा ने किसी भी तरह दे भी दिया तो अदा के बात करने के तरीके से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ब्रासलेट उसके पापा ने दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं अदा किसी और से। तभी उसने अपने सिर पर धीरे से चांटा मारकर खुद से कहा, लावण्य तू पागल है, तू अदा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। ठीक है, वो तुझसे थोड़ी सी नाराज है, इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो तुझे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं, अदा मेरे अलावा किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो ब्रासलेट, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। कैसे भी करके पता तो लगा ही लूंगा मैं कि वो ब्रासलेट अदा को किसने दिया। लावण्य खुद से बातें किए जा रहा था। लावण्य ने मौका देखकर अदा के उसी फ्रेंड से बात की जिसे अदा अपना ब्रासलेट दिखाकर बात कर रही थी। लावण्य जानबूझकर ऐसे समय पर उसके पास गया जब अदा वहाँ आसपास कहीं भी नहीं थी। लावण्य अनजान बनकर उससे पूछने लगा, सुनो, तुमने अदा को कहीं देखा है क्या? मैं उससे पूछना भूल गया कि वो ब्रासलेट उसे कैसा लगा। अदा के फ्रेंड ने खुश होकर कहा, ओह अच्छा, तो वो ब्रासलेट तुमने उसे दिया था। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलकर उसने लावण्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लावण्य को समझ में नहीं आया कि ये मुझे किस बात के लिए कांग्रेट्स कर रही है। लावण्य को सोचते हुए देखकर अदा के फ्रेंड ने हंसते हुए लावण्य से कहा, अब यार इतना ड्रामा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों क्या सोचते हो? तुम अगर नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि अगले महीने तुम दोनों शादी कर रहे हो? उसकी बात सुनकर लावण्य को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा वो कोई सपना देख रहा है। उसने खुद पर कंट्रोल करके उससे पूछा, क्या तुमसे अदा ने कहा ये सब? उसने कहा, ऐसे ही कुछ समझ लो। अदा ने मुझे उसका नाम छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया उसके बारे में। लावण्य ने पूछा, क्या कहा अदा ने? उसने कहा, अदा ने मुझे बताया कि जिसने उसे ये ब्रासलेट दिया है वो अदा को बहुत चाहता है, हैंडसम भी बहुत है और पैसे वाला भी है। हाँ, उसने ये भी बताया कि अगले महीने अदा और वो दोनों शादी करने वाले हैं। अब ज़्यादा नाटक मत करो। अदा की इन बातों से साफ पता चलता है कि अदा जिसके बारे में बात कर रही थी वो तुम ही हो, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता है तुम्हारे और अदा के बारे में। उसकी बातों से लावण्य को बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप वहाँ से चला आया। लावण्य सोच रहा था, क्या सच में अदा ऐसा कर रही है? वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे प्यार करती थी। क्या वो सब एक नाटक था जो उसने मेरे साथ प्यार की कस्में खाई थी? अदा मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर उसे किसी ने मजबूर किया होगा। मैं खुद बात करूंगा अदा से। लावण्य अदा के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये तक याद नहीं रहा कोई भी मजबूर लड़की इतना खुश होकर अपनी शादी के बाद अपने फ्रेंड से कैसे करेगी। अदा के व्यवहार से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इस शादी से नाखुश है। 2 दिन तक लावण्य ने अदा से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अदा ने उसे मौका ही नहीं दिया। अदा के बदले हुए व्यवहार की वजह से कॉलेज के कुछ लड़के इसको मजाक भी बनाने लगे थे। कोई कहता, ये अदा के लायक तो पहले से ही नहीं था, मगर पता नहीं अदा ने इसमें ऐसा क्या देख लिया। तो कोई कहता, अरे अदा इसकी सीनियर है तो शर्म आती होगी इससे बात करने में। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन इन सब बातों का लावण्य पर कोई असर नहीं था। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि अदा उससे अब भी बहुत प्यार करती है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लावण्य को कॉलेज में तो अदा से बात करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन एक दिन अदा उसे मार्केट में दिख गई। वो जल्दी से अदा के पास आ गया। यूं अचानक लावण्य को अपने सामने देखकर अदा घबरा गई। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, लावण्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे बस एक ही सवाल किए जा रहा था, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो अदा, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो शादी किसी और से क्यों कर रही हो? बताओ अदा, मुझे किसने मजबूर किया है तुम्हें? बोलो अदा, बोलो, तुम्हें किसने मजबूर किया है? अदा अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लावण्य की मजबूत पकड़ के सामने जब वो हार गई तो उसने लावण्य से कहा, छोड़ो मेरा हाथ, कान खोल कर सुन लो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, समझे? अब छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मुझे मेरे बर्थडे पर ढंग का गिफ्ट भी दे देते। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी तरह तुम्हारे माँ बाप की फटकार और रहने के लिए फुटपाथ। अदा की बातों से लावण्य का गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये क्या बक रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या?
हम फुटपाथ पर क्यों रहेंगे? और ये क्या कह रही हो? तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करती? तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो तुम झूठ बोल रही हो। बोलो अदा, तुम झूठ बोल रही हो ना? अदा ने दोबारा कहा, हाँ, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। सुन लिया? अब छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। छोड़ो मुझे। फिर मत कहना कि अदा की वजह से मेरी इंसल्ट हो गई। छोड़ते हो या नहीं? मचाऊं शोर? लावण्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अदा से कहा, क्या तुम्हें मेरी इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अदा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम जियो या मरो मेरी बला से। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। इतना कहने के साथ ही उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर कुछ लोग वहां आ गए। उन लोगों में से एक आदमी ने लावण्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? देखने में तो भले घर का लगता है, अपनी नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। लावण्य ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस आदमी ने अदा से पूछा, क्या यह सच बोल रहा है? जानती हो तुम इसे? अदा ने गुस्से से लावण्य को देखा, फिर अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी लावण्य के गाल पर किसी ने बहुत तेज चांटा मारा। लावण्य का कान सुन पड़ गया। चांटा उसी आदमी ने मारा था। वो लावण्य को गुस्से से घूर रहा था। लावण्य की आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से से चीखकर उससे पूछा, तुमने मुझे चांटा क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उस आदमी ने कहा, तू जैसे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। अब ज्यादा बकवास मत कर। ज्यादा बकवास की ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। लावण्य और उस आदमी में बहस हो रही थी और अदा एक तरफ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। तभी एक अंकल ने आकर मामला शांत कराया और सबसे कहा, चलो सब अपने अपने घर जाओ। लावण्य खून का घूंट पीकर वहां से चला आया, लेकिन उसने कसम खा ली थी उसे अदा से बदला लेना है। वो उसे इस बात का एहसास दिलाकर रहेगा कि जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। लावण्य सीधा वहां से अपने घर आ गया। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज वो बहुत रोया। उसके ये आंसू अदा के लिए नहीं थे। उसे रोना आ रहा था उस सब के लिए जो उसने अदा के झूठे प्यार की वजह से खो दिया था। बहुत कुछ खो दिया था उसने। अपनी पढ़ाई का 1 साल, आर्यन जैसा अच्छा दोस्त, और सबसे ज्यादा अपने पापा का विश्वास। और आज अपनी प्रतिष्ठा को भी खो दिया था लावण्य ने। आज पूरा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। रात को खाना खाने के लिए योगिता ने उसे आवाज लगाई, लावण्य, लावण्य बेटा, आज कितना पढ़ेगा? आजा पहले खाना खा ले। लावण्य ने वहीं से कह दिया, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। योगिता ने मिस्टर चंदेल से कहा, आप जाकर देखिए ना क्या बात है। आज दोपहर को जब से आया है अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और अब खाने के लिए भी मना कर रहा है। उसकी आवाज भी कुछ सुस्त सी लग रही है। मिस्टर चंदेल ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ जाकर क्या बात है। मिस्टर चंदेल ने लावण्य के कमरे में आकर उससे बहुत प्यार से पुकारा, लावण्य बेटा, क्या हुआ बेटा तुम्हें? अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो तो बता दो, शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं मैं। लावण्य ने अपनी झुकी हुई आंखों से कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मिस्टर चंदेल ने कहा, अब अपने पापा से अपने आंसू छुपाएगा? माना कि मैंने गुस्से में तुझसे बहुत कुछ कह दिया, मगर बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। तू तो मेरी जान है और मेरी जान को परेशानी होगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा बेटा। अपने पापा की बात सुनकर लावण्य एकदम से उठा और अपने पापा के गले लगकर रोने लगा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। सॉरी पापा, मैं भटक गया था। लावण्य के इस तरह रोने से मिस्टर चंदेल दुखी नहीं हुए, बल्कि वो खुश हो रहे थे। उनका फेंका हुआ तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा था। उन्होंने लावण्य को बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो और अगर नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी के लिए भी अपनी जिंदगी के उन कीमती पलों को मत खो देना जिसके सहारे तुम आगे चलकर सक्सेस पा सकते हो। बस बेटा ये समझ लो, आज के समय में जिसने सक्सेस पा ली उसने सब कुछ पा लिया। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। लावण्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सही कहा पापा आपने, मैं एक बार बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूँगा, कोई मौका नहीं गवाऊंगा अब। तो दोस्तों, अब आगे लावण्य क्या करेगा? क्या वो अदा के दिए हुए धोखे का बदला लेगा या फिर वो उसे हमेशा के लिए भुला देगा?
जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों का आनंद लीजिए।